वेलकम दोस्तों। अगर आप 10th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड के 2023 यानी 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं तब ये वीडियो आपके काम की है, आपके लिए यूज़फुल है। इस वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड ने अगस्त 2022 में जो एग्ज़ाम्स लिए थे उसका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ओके, ये क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स के लिए था क्योंकि 20 मार्क्स के लिए ओरल एग्ज़ाम्स पहले ही महाराष्ट्र बोर्ड ने ले रखे थे। क्लियर? तो हम लोग इस वाली वीडियो में क्या करते हैं, नंबर 1 पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। नंबर 2 हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, यानी फुल 80 मार्क्स के हम लोग आंसर्स लिखेंगे, कंपोज करेंगे। और नंबर 3 हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों आए हैं, क्या रीज़न है। अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर आया है तो वो क्यों आया है, यानी हम लोग उसका तज्जिया करेंगे, एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे उसे। ठीक है। अगर आप लोग 10th क्लास के अलावा भी किसी भी तरह के इंग्लिश एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश में पैसेज पढ़ना है और उसके आंसर्स लिखना है, चाहे वो सीन पैसेज हो या अनसीन पैसेज हो या पोइट्री का पैसेज हो, या जिस एग्ज़ाम में आप लोगों को ग्रामर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो यूज़फुल है, काम की है। मार्च 2023 यानी 2023 में एसएससी 10th इंग्लिश के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंटेंट, चाहे वो ग्रामर का हो या कोई और हो, 10th क्लास की इंग्लिश का जो मटेरियल है वो इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप लोगों को चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है एसएससी या 10th क्लास 2023 एग्ज़ाम्स। ओके, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी यूज़फुल चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर किस तरह से सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। एग्ज़ाम लिखते टाइम एक छोटी सी दिक्कत, एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स लोगों को ये आती है कि उन्हें पता नहीं होता कि फ्रंट शीट किस तरह से भरना है। एग्ज़ाम्स की जो फ्रंट शीट होती है उसमें सीट नंबर इन वर्ड्स क्या होता है, सीट नंबर इन फिगर्स क्या होता है, होलोक्राफ्ट किस तरह से चिपकाना है, बार कोड कैसे पेस्ट करना है, लगाना है, ये सारी चीज़ों को लेकर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न दूर करना है तो सेम चैनल पर एक वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप लोग चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं हाउ टू फिल अप फ्रंट शीट फॉर एग्जामिनेशंस। तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि किसी भी पेपर में, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, जो फ्रंट शीट होती है उसे किस तरह से फिलअप करते हैं, भरते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले, यानी पेपर सॉल्व करने के पहले, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी आप लोगों के लिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो मैं पेपर सॉल्व करने के बाद आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अभी वो इंस्ट्रक्शंस देकर कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं। कंटेंट, ये जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ, यानी 10th इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करना, उसे सॉल्व करना, फुल 80 मार्क्स का पेपर, और उसे एक्सप्लेन करना। मैं जानता हूँ, मैंने चेक किया हूँ यूट्यूब पर इस तरह की रेयर वीडियोज़ हैं, कम वीडियोज़ हैं, तो आपको लगता है कि अगर ये काफ़ी दिक्कत का काम है, काफ़ी मेहनत का काम है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, मेरा मतलब रिप्रेजेंटेशन पसंद आता है, तो कुछ चैनल की हेल्प कह लीजिए। आप लोगों को इस तरह से करना है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, बकल अप for one of the most amazing videos on SSC or 10th class examinations that you are gonna face in 2023. Let's get going for that. तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक आप लोगों के सामने है SSC यानी 10th एग्ज़ाम्स का महाराष्ट्र बोर्ड का वो क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने अगस्त 2022 इस पीरियड में लिया था। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को हम लोग जूम इन करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं किस टाइप का था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है 1 अगस्त 2022, यानी 1 अगस्त को ये पेपर हुआ था। टाइमिंग शायद इसकी 10:30 थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 10:30।
यहाँ पर दिया है 3 आवर्स यानी 3 घंटे के लिए पेपर था। टोटल पेजेस 24 हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर आता है तो आप लोगों ने क्या करना है, चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो पेजेस लिखे हैं जैसे 24 है तो एक्चुअल में आप लोगों को 24 पेजेस मिले हैं क्या। कभी कभार क्या होता है, कोई क्वेश्चन पेपर का पेज फटा हुआ होता है या मिस प्रिंट होती है या कभी कभार वो सही से छपा नहीं होता है, तो उतना आप लोगों ने चेक कर लेना है। ओके, यहाँ पर आप लोग मार्क्स देख सकते हैं 80 मार्क्स हैं जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि 20 मार्क्स का ऑलरेडी इन स्टूडेंट्स का ओरल एग्ज़ाम हो चुका था। एक और काम करना है आप लोगों ने, जैसे ही आप लोगों के हाथ में क्वेश्चन पेपर आता हो यहाँ पर आप लोगों ने सीट नंबर लिख लेना है। ओके, क्यों लिख लेना है, ताकि अगर गड़बड़ में आपका क्वेश्चन पेपर मिसिंग होता है, खो जाता है, तब आप लोग वहाँ देख सकें। और अगर आपके क्वेश्चन पेपर पर यहाँ सीट नंबर लिखा हुआ रहा तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, ये किसी के साथ रिप्लेस नहीं होगा। आप लोग कह सकते हैं कि देख भाई ये वाली मेरी क्वेश्चन शीट है। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्टिविटी शीट सेक्शन फर्स्ट है लैंग्वेज स्टडी, 10 मार्क्स के लिए है ये। क्वेश्चन 1A, डू एज डायरेक्टेड यानी जैसे कहा गया है वैसे करो, डायरेक्टेड यानी जैसे कहा गया है। अटेम्प्ट एनी 4, कोई 4 करना है यहाँ पर आप लोगों ने और 8 मार्क्स के लिए है। ओके, कोई 4 करना है 8 मार्क्स के लिए। 1 है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, यहाँ पर आप लोगों को 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, और इन चारों वर्ड्स में कोई ना कोई लेटर मिसिंग है, जैसे यहाँ पर SM के बाद डैश है, यहाँ पर ST के बाद डैश है, यहाँ पर DRE के बाद डैश है और यहाँ पर D के बाद डैश है। तो कोई ना कोई लेटर यहाँ पर मिसिंग है, तो आप लोगों को मिसिंग लेटर रखना है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1A का 1 है। SM क्या रखेंगे, तो ये वाला सही वर्ड बनेगा, थोड़ा सोचिए आप लोग। यहाँ पर A रखेंगे तो बनेगा स्मार्ट हो जाएगा, है ना। लिखते हैं हम लोग, ये लिखा हम लोगों ने स्मार्ट। दूसरा वाला है ST-RY, क्या आ सकता है यहाँ पर, O आएगा। अगर आप लोग यहाँ पर O लिखते हैं तो ये बनेगा स्टोरी। ओके, ये हो गया। उसके बाद है DRE-M, क्या रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, A। अगर आप लोग यहाँ पर A लिखते हैं तो वो होगा ड्रीम, ड्रीम यानी सपना, ख्वाब। और लास्ट वाला है D-UBT, अगर आप लोग यहाँ पर O लिखते हैं तो ये वाला बन जाएगा डाउट, डाउट यानी शक। ओके, इस तरह से एग्ज़ाम में आप लोगों को लिखना है। तो 1A जो था उसका 1 हुआ है हमारा, जो 2 मार्क्स के लिए था। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1A का 2 क्या है। ये देखिए 2 है पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी यहाँ पर आप लोगों को वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको तरतीब से जमाना है आप लोगों ने। ऑर्डर यानी तरतीब, कैसी तरतीब, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बुक, स्कूल, रीड और शॉर्ट। तो बुक सबसे पहले आएगा आंसर में भी, क्योंकि वो B से स्टार्ट होता है। उसके बाद में रीड आएगा, क्योंकि SR के बाद आता है ना, OPQRS। तो बुक लिखना है, फिर रीड लिखना है। अब ये दोनों जो हैं स्कूल और शॉर्ट, ये S से स्टार्ट होते हैं। तो हम अगले वाला लेटर देखेंगे, जैसे यहाँ पर S के बाद C है और यहाँ पर S के बाद H है, तो ये वाला पहले आएगा। ओके, क्या आंसर होगा आप लोगों का, बुक, रीड, स्कूल और शॉर्ट। अगला वाला देखते हैं हम लोग, सेकंड पर है शर्ट, सॉफ्ट, सक्सेस और स्किल। यहाँ तो चारों भी S से स्टार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा बाद के जो लेटर्स हैं उन्हें देखना पड़ेगा। ये देखिए शर्ट सब में पहले आएगा, क्योंकि S के बाद H आ रहा है। ओके, उसके बाद स्किल आएगा, क्योंकि अगर आप ABCD देखते हैं तो H के बाद K आता है, ठीक है। फिर सॉफ्ट आएगा, क्योंकि K के बाद O आएगा, IJKLMNO। और सक्सेस सबसे बाद में आएगा, ठीक है। शर्ट, स्किल, सॉफ्ट एंड सक्सेस। नंबर 2 भी हुआ है हमारा। नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या है। नंबर 3 पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को पंक्चुएशन करना है। पंक्चुएशन क्या होता है, फुल स्टॉप लगाना है या
कॉमा लगाना है या डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाना है या क्वेश्चन मार्क रखना है, ये चीज़ें। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड। ग्रम्बल्ड यानी शिकायत की, हमें टैक्सी नहीं मिलेगी इस बारिश में, मैंने शिकायत की। अब इसका जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो किस तरह से होगा, ये देखिए किसी की कही हुई बात है तो उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे यहाँ पर कि वी वोंट गेट टैक्सी इन दिस रेन। यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमास शुरू हुए हैं आपके, तो यहाँ तक रहेंगे, क्लियर। अब यहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ था वी, तो वो तो आपको कैपिटल से लिखना है ना। इतना हमें पता है कि सेंटेंस जहाँ से भी स्टार्ट हो उसकी स्टार्ट कैपिटल लेटर्स से होगी। ये वाला जो एपोस्ट्रोफी दिया है हम लोगों ने, ये ज़रूरी है क्योंकि वोंट ये मिलकर बना है विल और नॉट से। उसके बाद कॉमा दिए हमने, और ये वाला जो छोटा आई था उसे कैपिटल में लिखे हमने। आई यानी मैं, अगर ये जुमले के स्टार्ट में आता हो, मिडल में आता हो, एंड में आता हो, कहीं पर भी आता हो तो उसे आपने कैपिटल लिखना है, स्मॉल कभी भी नहीं लिख सकते आप, ओके। और ग्रम्बल्ड के बाद हम लोगों ने फुल स्टॉप दिया, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है जहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट होता है आप लोगों ने फुल स्टॉप रखना है। सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। इज़ दैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तव। इज़ दैट सो, ऐसी बात है, सेड मिसेस श्रीवास्तव, यानी इज़ दैट सो ये कही गई बात है, किसी का बोला हुआ जुमला है, ओके। अब हम इज़ दैट सो को डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, ओके, क्योंकि ये किसी की कही हुई बात है और स्टार्ट कैपिटल से की है हमने, है ना। यहाँ पर देखिए स्मॉल से लिखा था, हमने उसे कैपिटल से लिखे है क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश में स्टार्ट कैपिटल से होती है। और ऐसी बात है, ये वाला एक क्वेश्चन था तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रखे हमने, देख सकते हैं आप लोग। सेड मिसेस, मिसेस का एम कैपिटल लिखा हम लोगों ने क्योंकि ये कैपिटल आता है, और श्रीवास्तव का एस कैपिटल लिखा क्योंकि ये नाम है, और एंड में हम लोगों ने फुल स्टॉप रखा है, क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। 3 हो गया हमारा। 4 है, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच। आप लोगों को 4 वर्ड बनाने हैं, 4 वर्ड्स बनाने हैं, और चारों के चारों वर्ड ऐसे होना चाहिए कि कम से कम 3 लेटर आना चाहिए उसमें, ओके। देखिए, यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप लोगों को एक वर्ड दिया गया है डिपार्टमेंट, इसमें से लेटर लेना है और वर्ड बनाना है। कितने बनाना है? 4, और हर लेटर में मिनिमम, हर वर्ड में मिनिमम 3 लेटर्स आने चाहिए। आप बोलेंगे कि सर मैं ए और टी लेकर एट बनाता हूँ, एट एक वर्ड है, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि उसमें 2 ही लेटर्स आते हैं, ए और टी, एट। आपको मिनिमम 3 लेटर्स वाला चाहिए, ओके। थोड़ा सा वर्ड को आप केयरफुली देखें तो आपको मिल जाएंगे सारे वर्ड्स। ये आंसर होगा डिपार्ट। डिपार्ट यानी चले जाना, ये देखिए स्टार्ट में लिखा है डिपार्ट। अगले वाला है पार्ट, PART, पार्ट यानी हिस्सा, ओके। अगले वाला बनता है ART, आर्ट, ये बना देखिए आर्ट। और सबसे लास्ट में है मैन, MEN, ये वाला देखिए मैन। तो हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 4 वर्ड्स हो गए हैं, और हर वर्ड 4 लेटर के तो ऊपर गई है, क्लियर। कोई 4 करने थे क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ पर हमारे 4 हो गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये 5वां है पेज नंबर 2 पर। क्या है, थोड़ा सा उसे जूम करके देखते हैं हम लोग, बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए, ये है राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पर आप लोगों को रेक्टेंगल में एक वर्ड दिया है ब्लैंकेट, इससे मिलते रिलेटेड वर्ड्स आप लोगों ने लिखना है। जैसे यहाँ पर मिसाल है, एग्जाम्पल है वेट, वेट ब्लैंकेट यानी गीली ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट और कैसे हो सकती है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। सोचो, काफ़ी चीज़ें कहते हैं हम लोग, छोटी ब्लैंकेट, पतली ब्लैंकेट, लाल ब्लैंकेट, या हम लोग कहते हैं मोटी ब्लैंकेट, है ना, अच्छी ब्लैंकेट, यानी एडजेक्टिव्स आप लोगों को लिखने हैं। आंसर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए, एक्टिविटी में, क्वेश्चन में हम लोगों को एक्टिविटी दी हुई थी, यानी कुछ बनाकर क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो यहाँ पर बना हुआ है ना, ये एक तरह का यहाँ पर ये डायग्राम है। तो आंसर में भी हम लोग वैसे ही डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम बनाए हमने और लिखे हमने ब्लैंकेट बिग, है ना, बिग ब्लैंकेट, स्मॉल ब्लैंकेट, थिन ब्लैंकेट, थिन यानी पतली, और थिक ब्लैंकेट यानी जाड़ी वाली, मोटी वाली ब्लैंकेट।
तो यहाँ पर हमारा नंबर 5 भी हो गया। नंबर 6 देखते हैं हम लोग, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। यहाँ पर वर्ब्स की चेन आप लोगों को पूरी करना है, ठीक है। एड 4 वर्ड्स ईच beginning with the last letter of the previous word। जैसे यहाँ पर ग्रो लिखा है जो W पर एंड होता है, तो आप लोगों को यहाँ नया वर्ब लिखना है जो W से स्टार्ट होता हो, और फिर वो जिस पर ख़त्म हो रहा है उससे नया वर्ड यहाँ लिखना है, फिर वो जिस पर एंड होता है उससे नया वर्ड यहाँ, और वो जिस पर एंड होता है उससे नया वर्ड यहाँ। तो टोटल कितने लिखने हैं आप लोगों को? ऐसे 4 वर्ड्स, 4 वर्ड लिखने हैं, 1 2 3 एंड 4, और वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? वर्ब होने चाहिए। तो पहले वाला है ग्रो, ग्रो यानी उगना या बढ़ना, ये W पर एंड हुआ तो W से स्टार्ट होने वाला वर्ब सोचिए, आंसर आपका ऐसे आएगा राइट, है ना। ग्रो W पर एंड हुआ था तो हमने लिखे राइट, राइट E पर एंड हुआ तो हमने लिखे ईट, ईट T पर एंड हुआ तो हमने लिखे ट्राई, और ट्राई Y पर एंड हुआ तो हमने लिखे यॉन, यॉन यानी जमाही लेना, बड़ा मुंह खोलते हैं लोग जब उन्हें नींद आती है तो उसे कहते हैं यॉन यानी जमाही। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। बी है डू एज डायरेक्टेड, जैसे कहा गया है वैसे करो, 2 मार्क्स के लिए है ये। 1 है अटेम्प्ट एनी वन, या तो ए करना है आपको या फिर बी करना है। हम लोग देखते ए क्या है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज। यहाँ पर आप लोगों को फ्रेज दिया हुआ है। फ्रेज क्या होता है? कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है, तो इससे आपको सेंटेंस बनाना है। टू गिव अप यानी छोड़ देना। अब ऐसा कोई भी सेंटेंस बनाओ जिसमें टू गिव अप आए, जुमलों में इस्तेमाल करना, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। टू गिव अप यानी छोड़ देना, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव अप एट दिस स्टेज, कि इस स्टेज पर मैं छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, हार नहीं मानना चाहता। तो ए करना था आपको या बी करना था? हम लोगों ने ए कर लिए हैं। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बी भी बता देता हूँ यहाँ पर। ओके, एड ए क्लाउज टू द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको, ये वाला, आपको क्या करना है, उसमें क्लाउज लगाना है, यानी उसको बढ़ाना है। टू एक्सपैंड इट मीनिंगफुली, ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। क्लाउज एक तरह का सेंटेंस होता है। आपका आंसर ऐसे आएगा, आई नो द बॉय, मुझे उस लड़के के बारे में पता है, हु वेव्ड एट यू, जिसने तुम्हारी तरफ देखकर हाथ हिलाया। ये देखिए, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, और इसको बड़ा करके लिखे हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी भी कंप्लीट हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 3 है अटेम्प्ट एनी वन, 1 मार्क के लिए। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जूम करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ए है एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। आप लोगों को 2 वर्ड्स दिए हैं, अपीयर और पॉसिबल। इनको प्रीफिक्स लगाना है यानी इनके पहले कुछ लगाना है, या सफिक्स लगाना है मतलब इनके बाद में कुछ लगाना है। क्या होगा आपका आंसर? आप लोगों का आंसर ऐसे हो सकता है, जैसे अपीयर, तो आपने डिस लगाए तो डिसअपीयर, अपीयर यानी दिखना, डिसअपीयर गायब हो जाना। पॉसिबल, उसके पहले आई एम इम लगाया आपने, इम्पॉसिबल। यहाँ पर और दिया है यानी ए या बी करना था, आप लोगों ने ए कर लिए। एक्सप्लेनेशन के लिए, समझाने के लिए मैं बी बताता हूँ किस तरह से करेंगे। तो बी है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। कोई एक वर्ड यूज़ करके भी सेंटेंस बनाए तो चलेगा। ऐसे आंसर लिख सकते हैं आप लोग। बी का फर्स्ट है, ये हो गया बी, और ये है फर्स्ट। अपीयर, इसे यूज़ करना था आपने। यू कैन अपीयर फॉर द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में। और पॉसिबल से बनाया आप लोगों ने, इट इज़ पॉसिबल टू लर्न दिस, ये सीखना आसान है, सॉरी ये सीखना पॉसिबल है, मुमकिन है। नंबर्स आप लोगों ने आंसर शीट पर सही लिखना है, जैसे बी का सेकंड, ये देखिए ये बी का सेकंड, तो यहाँ पर नंबर 2 भी हुआ है हमारा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सेक्शन सेकंड है टेक्सचुअल पैसेजेस। आप लोगों को एक बात बता दूं, टेक्सचुअल यानी टेक्स्ट बुक का, ओके, और नॉन टेक्सचुअल यानी आपकी किताब से बाहर से पूछा गया, ओके। आप लोग कभी कभार इसे अनसीन पैसेज भी कहते हैं, 20 मार्क्स के लिए है ये।
तो क्वेश्चन नंबर 2A है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। कि नीचे आप लोगों को पैसेज दिया हुआ है, उसे पढ़ो और एक्टिविटीज़ करो। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैसेज नहीं पढ़ते, पहले वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर पैसेज पढ़ते हैं। इससे क्या दिक्कत होती है कि अगर आप लोगों को 6 क्वेश्चंस है तो 6 बार क्वेश्चन पढ़ना है और 6 बार पैसेज में आंसर्स ढूंढने हैं। ये गलत तरीका है। आप लोग पहले क्या करना, पहले पैसेज अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मालूम हो जाएंगे। अगर मालूम ना भी हुए तो आप लोगों को क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि आंसर किस वाले पार्ट में है, किस वाले सेक्शन में है। क्लियर? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2A, इसके ये क्वेश्चंस हैं, हम लोगों को पैसेज पर जाना है। पैसेज ढूंढते हैं हम लोग, कहाँ हैं, आगे देखते हैं, ये रहा पैसेज। पेज नंबर 4 पे पैसेज है। थोड़ा सा जूम करते हैं, इसे बड़ा करते हैं, ये हो गया बड़ा। अब हम देखते हैं, माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल। मेरे वालिद साहब, मेरे डैडी एक मेडिकल ऑफिसर वगैरह थे। वर्किंग फॉर प्राइवेट कंपनी, और वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे। इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात है। और वेस्ट बंगाल में कहाँ पर थे वो, रानीगंज नाम का एक एरिया है, एक जगह है, वहाँ पर थे। The officers of the company were housed in individual bungalows, और जो ऑफिसर लोग थे रहने के लिए उन्हें जिनके उनके बंगले दिए गए थे। इनसाइड अ लार्ज कैंपस, एक कैंपस था, एक एरिया था, इलाका था, उसके अंदर ऑफिसर लोगों को रहने के लिए बंगले दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को इतना समझ में आया है कि राइटर अपने डैडी के बारे में बता रहा है कुछ, कि उनकी किस तरह की जॉब थी, क्या करते थे। Our house was in a corner of the campus, और उस कैंपस के एक कोने में हमारा घर था। The officers club was adjacent, और ऑफिसर लोगों का एक क्लब था, वो बाजू में ही था। एडजेसेंट यानी बाजू में ही था। To the boundary wall of our garden, हमारा जो गार्डन था उसकी बाउंड्री वॉल को लग के ऑफिसर लोगों का एक क्लब था। The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, और कंपाउंड जो था बहुत अच्छा था, वहाँ पर हरी घास थी और फूल थे काफ़ी कलर्स के। And a host of tall and majestic trees, और वहाँ पर बड़े शानदार काफ़ी सारे पेड़ थे, ट्रीज। ओके। The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households, और सीज़न में आने वाली सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, जो किचन के गार्डन में रहती थी, घरों के। एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड, और वहाँ के जो ट्रीज थे उन्हें देखकर आते थे। स्क्विरल्स एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, या तो गिलहरियाँ आती थी वहाँ पर, या अलग अलग तरह के परिंदे आते थे। क्यों आते थे भाई परिंदे और गिलहरियाँ? क्योंकि वहाँ बड़े बड़े ट्रीज थे। उसके अलावा जो वेजिटेबल्स थी, किचन के सामने जो गार्डन्स बने हुए थे, उन वेजिटेबल्स की वजह से वहाँ पर परिंदे और स्क्विरल्स आती थी। अ ग्रुप ऑफ लंगूस, और बंदरों का भी एक ग्रुप था। हैड इवन मेड देयर डेन, उन्होंने अपना घर बना लिए थे। डेन यानी रहने की जगह बना लिए थे। इन एन अस्वथ ट्री नियर बाई, एक अस्वथ का पेड़ था। अस्वथ कहते हैं पीपल को, ठीक है। They had all become a part and parcel of our existence and daily life, तो वो सब हमारी जो रोज़ाना की ज़िंदगी थी, डेली लाइफ थी, उसका पार्ट बन गए थे एक। क्लियर? आगे पढ़ते हैं हम लोग। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect, तो एक छोटा सा वाक़या हुआ, एक छोटी सी बात हुई एक सैटरडे की दोपहर में, तो उसका बहुत गहरा इफ़ेक्ट पड़ा मेरे ऊपर, बहुत डीप इफ़ेक्ट हुआ ऑन मी, मेरे ऊपर। एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आइज़, और मेरी आँखों के सामने एक बात आई। फोल्ड करना यानी छुपाना, और अनफोल्ड करना यानी सामने लाना, ठीक है। अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, यानी गॉड की जो क्रिएशन है, ठीक है, ऊपर वाले ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उसके ताल्लुक से एक नई चीज़ मुझे देखने मिली। एक शनिवार की दोपहर की बात है।
It was a few days into the पूजा वैकेशन. कुछ दिन हुए थे पूजा की जो छुट्टियां थी उनको. Just like for any other child, और भी बच्चों की तरह the holidays provided an opportunity. छुट्टियों से मौका मिला. Opportunity यानी मौका मिला. For me to become engrossed. मुझे मौका मिला कि मैं डूब जाऊं, खो जाऊं. किस चीज़ में खो जाऊं? इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स. अलग अलग तरह की मैगजीन्स पढ़ने में खो जाऊं, कहानियाँ उनकी किताबें पढ़ने में मैं खो जाऊं. पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीज़न. ये चीज़ें पब्लिश होती थी, छापी जाती थी ख़ास तौर से बच्चों के लिए फेस्टिवल्स के सीज़न में. ठीक है, त्योहारों के सीज़न में. अब जबकि हम लोगों ने पैसेज पढ़ लिया है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चंस अपने पास रखता है. क्वेश्चन नंबर 2 का A1 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे के सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है आप लोगों ने. उसमें फर्स्ट है द राइटर्स फादर वाज वर्किंग फॉर प्राइवेट कंपनी इन. राइटर के जो वालिद थे वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे. इन यानी में, कहाँ याद आ रहा है आप लोगों को? रानीगंज था. सही है. और रानीगंज कहाँ था? वेस्ट बंगाल में. तो यहाँ पर लिखना है आप लोगों ने रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. ये देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. ओके, आंसर लिखते टाइम आप लोगों को फुल लिखना है, यानी इतना नहीं लिख सकते आप रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. आप लोगों को लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 A1 फर्स्ट द राइटर्स फादर वॉज वर्किंग फॉर प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. क्लियर. नंबर सेकंड है इट वॉज अ फ्यू डेज इनटू. कुछ दिन हुए थे. किस चीज़ के लिए? पूजा वैकेशन था क्या वहाँ पर? याद आ रहा है? द पूजा वैकेशन, इस तरह लिख सकते हैं आप लोग. थर्ड है द किचन गार्डन्स एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज अट्रैक्टेड. लोगों के जो किचन थे उनके सामने बाग बने हुए थे, उससे और जो ट्रीज थे उससे खींचे चले आए, अट्रैक्ट हुए. कौन अट्रैक्ट हुए? एक तो स्क्विरल्स हुए थे और दूसरे बर्ड्स हुए थे. ऐसे लिख सकते हैं आप लोग स्क्विरल्स एंड मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. A group of langurs, हाँ बंदर भी आए थे. had even met their den in an aswath tree nearby. और बंदरों ने भी वहाँ पर अपनी डेन बनाए थे. डेन यानी रहने की जगह बनाए थे. नंबर 4 है a small incident took place on. एक छोटी सी चीज़ हुई. कब हुई थी? तो आप लोग लिख सकते हैं a Saturday afternoon. एक सैटरडे आफ्टरनून को. इस तरह से आप लोगों ने एग्जाम्स में लिखना है. आगे पेज नंबर 5 है A2. अब A2 में यहाँ पर आप लोगों को एक एक्टिविटी दी हुई है. एक्टिविटी यानी एक तरह का डायग्राम होता है, एक तरह की शक्ल होती है. कुछ चीज़ें लिखी होती है उसमें और कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, यानी लिखी नहीं होती. तो जो चीज़ें लिखी है उन्हें पढ़ना है और जो नहीं लिखी है, जो मिसिंग है, वहाँ पर आपको लिखना है. थोड़ा बड़ा करके देखते हैं हम लोग, जूम करते हैं. यह है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम. नीचे एक वेब डायग्राम दिया हुआ है, उसे कंप्लीट करना है. वेयर वॉज और वेयर, कहाँ था या कहाँ थे. द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हाउस्ड. कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनके घर कहाँ पर थे, यहाँ लिखना है आपको. द राइटर्स हाउस, राइटर का घर कहाँ पर था. द ऑफिसर्स क्लब, ऑफिसर लोगों का क्लब कहाँ पर था. अ ग्रुप ऑफ लंगूस डेन, और बंदरों ने अपनी डेन कहाँ पर बनाए थे. ठीक है, ये देखिए इस तरह से आंसर में आप लोगों को एक्टिविटी बनाना है. आप लोग लिख सकते हैं द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस. यहीं पर ऑफिसर लोगों का जो थे घर थे. द राइटर्स हाउस, लेखक का घर कहाँ पर था. वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस. सही है. द ऑफिसर्स क्लब, इन लोगों का क्लब कहाँ पर था. वॉज एडजेसेंट, के बाजू था. टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन, हमारे गार्डन की बाउंड्री वॉल के पास. अ ग्रुप ऑफ लंगूस डेन, लंगूर यानी बंदर, तो बंदरों ने उनके झुंड ने अपनी डेन कहाँ पर बनाई थी. इन एन अस्वथ डेन नियर बाय. अस्वथ ट्री होना चाहिए. इन एन अस्वथ ट्री नियर बाय, एक अस्वथ के पेड़ में नज़दीक ही उन्होंने बनाए थे. A2 हुआ है हमारा. आगे देखते हैं. A3 है फाइंड फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिम्स ऑफ.
आपको पैसेज से अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। किस चीज़ का अपोजिट? फोल्डेड। फोल्डेड का हमने क्या पढ़े थे? अनफोल्डेड पढ़े थे, है ना, लिख सकते हैं आप। उसके बाद है ओल्ड। ओल्ड का क्या पढ़े थे हम लोगों ने? न्यू। क्लियर। आउटसाइड, इसका पढ़े थे हम लोगों ने इनसाइड। और लास्ट है डिस्ट्रैक्टेड, यानी ध्यान भटक जाना। तो हमने पढ़े थे लेखक जो है, राइटर जो है, वो डूब जाना चाहता था, कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था, उसके लिए वर्ड आया था एनग्रॉस्ड। एनग्रॉस्ड। क्लियर। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। A3 भी हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर A4 देखते हैं हम लोग। डू एज डायरेक्टेड, जैसे कहा गया है वैसे करो। 1 है राइटर्स फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल। लेखक के, मुसन्निफ के जो वालिद थे वो एक मेडिकल प्रोफेशनल थे। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? मैक WH क्वेश्चन। आप लोगों को एक WH क्वेश्चन बनाना है, लेकिन किस तरह का WH क्वेश्चन बनाना है? टू गेट अंडरलाइंड पार्ट एज एन आंसर, कि उस क्वेश्चन का जो आंसर है तो ये रहे। ओके। अब आप एक ऐसा WH क्वेश्चन बनाने वाले हैं जिसका आंसर ये रहे। अगर आप ऐसे बोल दिए तो चलेगा क्या? व्हाट इज़ योर नेम? नहीं चलेगा। वो WH क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन ये उसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट वॉज राइटर्स फादर, क्या थे वो? तो आंसर आएगा अ मेडिकल प्रोफेशनल। या आप लोग लिख सकते हैं, हु वॉज राइटर्स फादर, तो आंसर आएगा अ मेडिकल प्रोफेशनल। A4 हुआ है हमारा। आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 2 है A4 में। असल में यहाँ पर जो किए हमने A4 का 1 किए और अब A4 का 2। ये देखिए नंबर 2 है। थोड़ा सा इसे बड़ा करके देखते हैं हम लोग। ये रहा नंबर 2। दे अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। यहाँ पर पैसिव वॉइस आप लोगों ने सेलेक्ट करके लिखना है। तो ये देखिए दे अट्रैक्टेड, सिंपल पास्ट टेंस है। इसका आंसर आना चाहिए Squirrels and many species of birds were attracted by them। ठीक है, ये दे से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर them आ गया, और were यहाँ पर ये सिंपल पास्ट के लिए हो गया हमारा। ठीक है, पहला वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि squirrels and many species of birds इसके साथ was नहीं आ सकता। ठीक है, ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें आर आ गया। Squirrels and many species of birds attract, ये भी नहीं आएगा। थर्ड वाला आंसर है। ऐसे लिख सकते हैं आप लोग थर्ड। स्क्विरल्स एंड मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स वर अट्रैक्टेड बाय देम। आगे देखते हैं हम लोग। A5 है पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। क्लियर। क्या होता है एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन? जहाँ पर आप लोगों को अपनी मर्जी से जवाब देना है। पर्सनल यानी आपकी राय देनी है, आपकी ओपिनियन देनी है, उसे पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि एक पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, तो हमारा जो चैनल है JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू, इस पर काफ़ी अच्छी वीडियो है, बढ़िया वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो देखकर आप लोग सीख सकते हैं किस तरह से पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। छोटी सी वीडियो है। यहाँ पर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सराउंडिंग वेयर यू लिव। आप जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास का एरिया कैसा है बताओ इन 3 to 4 सेंटेंसेस। अब देखिए 2 मार्क्स के लिए है तो आप लोगों को 3 से 4 सेंटेंसेस तो लिखना पड़ेंगे। क्लियर। बता सकते हैं आप लोग कि मैं जिस जगह पर रहता हूँ वो ऐसी है, ये है ना। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। द सराउंडिंग वेयर आई लिव इज़ अमेजिंग। जहाँ पर मैं रहता हूँ उसके आसपास का एरिया काफ़ी अच्छा है। अमेजिंग यानी अच्छा है। माई हाउस इज़ इन अ स्मॉल विलेज। मेरा घर एक छोटे से गांव में है। सर्व देयर आरंट मैनी हाउसेस और बिल्डिंग्स। तो फिर गांव होने की वजह से बहुत ज़्यादा घर नहीं है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स भी नहीं है। देयर इज़ नेचर एवरीवेयर। हर तरफ नेचर है। अ ब्यूटीफुल स्विफ्ट। स्विफ्ट यानी काफ़ी तेज़, तो एक सुंदर सी बहुत तेज़। फ्लोइंग यानी बहने वाली। रिवर इज़ जस्ट एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम आवर हाउस। हमारे घर से पैदल चले जाएंगे इतनी दूरी पर एक नदी है जो काफ़ी तेज़ी से बहती है, काफ़ी सुंदर दिखती है। देयर आर डिफरेंट ट्रीज नियर आवर हाउस।
हमारे घर के आसपास काफ़ी सारे पेड़ हैं। एंड अ लार्ज माउंटेन एट सम डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पहाड़ है। ये देखिए 3 से 4 सेंटेंसेस में लिखने कहा गया था, हम लोगों ने तो लगभग 5.5 सेंटेंसेस लिखे हैं। क्लियर। A5 हुआ है हमारा, जो 2 मार्क्स के लिए था। आगे बी है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। नीचे आप लोगों को एक पैसेज दिया हुआ है, वो पढ़ना है और एक्टिविटीज़ करना है, 10 मार्क्स के लिए है। फिर एक बार कहता हूँ कि पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। कब तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और सर्च करेंगे? तो हम लोग पहले पैसेज पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे B1 क्या है। कब आएंगे? पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर। इस इज़्ज़त का सबसे बड़ा मैं क्रेडिट देता हूँ। किसे देता हूँ? टू माई मूवमेंट्स कालू कुमार। मैंने जो तहरीक चलाया हूँ, जो मूवमेंट चलाया हूँ, उसके कालू कुमार को। धूमदास, इन्हें देता हूँ। एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया, ये 3 लोग इंडिया से हैं। एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान के एक चौथे बंदे को, हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम, जिन्होंने बहुत बड़ी सेक्रीफाइस दिए। किस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस दिए? बचाने के लिए। एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की आज़ादी और बच्चों की इज़्ज़त बचाने के लिए इन लोगों ने कुर्बानी दी है। थोड़ा सा मुश्किल है। क्या समझ में आता है हम लोगों के ये समझ में आता है कि ये राइटर जो है उसने कोई अच्छा काम किया है, और वो अपने अच्छे काम का क्रेडिट किसे दे रहा है, जिम्मेदारी किसे दे रहा है कि भाई मैं ये अच्छा काम क्यों कर पाया हूँ? मैं कर पाया कालू कुमार की वजह से, धूमदास की वजह से, आदर्श किशोर की वजह से, जो इंडिया में रहते हैं। और एक बंदा है जिसने मेरी मदद किया था, उसका नाम है इकबाल मसीह, जो पाकिस्तान में रहता है। तो क्या अच्छा काम कर पाया राइटर? उसने चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई अच्छा काम किया है, जिससे कि बच्चों की आज़ादी प्रोटेक्ट हुई है, बची है। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ, तो मैं ये अवार्ड लेता हूँ किसकी तरफ से? ऑल सच मार्टर्स, शहीद लोगों की तरफ से। माई फेलो एक्टिविस्ट्स, और मेरे साथियों की तरफ से। अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन, जो पूरी दुनिया में है, और मेरे देश के लोग। कंट्रीमैन यानी देश के लोग। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 7 पर कुछ बचा हुआ हिस्सा है उस पैराग्राफ का, थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग, जूम करते हैं। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्ध, तो मेरा जो सफ़र है, मेरी जो जर्नी है, वो कहाँ से है? ये उस धरती से है, उस ज़मीन से है जो लॉर्ड बुद्ध की है, गुरु नानक की है, एंड महात्मा गांधी और इनकी है, इंडिया। यानी मैं इंडिया से हूँ, ऐसे राइटर कह रहा है। टू नॉर्वे is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, तो इंडिया और नॉर्वे, इनके बीच में एक तरह से जोड़ने का काम कर रहा है राइटर। ठीक है, ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, यानी सुकून जो है तो आगे बढ़े, सुकून परवान चढ़े, और ब्रदरहुड यानी भाईचारा, प्यार मोहब्बत आगे बढ़े। इंडिया और नॉर्वे की बात हो रही है, एंशंट एंड मॉडर्न, चाहे पुराना चाहे नया। ओके Friends, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. लेखक कह रहा है, मुसन्निफ कह रहा है कि दोस्तों, नोबेल कमेटी ने मुझे बुलाया है यहाँ पर ताकि मैं लेक्चर दूँ, भाषण दूँ। Respectfully, I am unable to do that. काफ़ी इज्जत के साथ मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। Because I am representing here the sound of silence, क्योंकि मैं यहाँ खामोशी की आवाज़ पेश करने आया हूँ। द क्राई ऑफ इनोसेंस, और बेगुनाह लोगों की आवाज़ मैं यहाँ पेश करने आया हूँ। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, और जो कुछ दिखता नहीं है वो यहाँ पर मैं बताने आया हूँ। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड, मैं यहाँ उन बच्चों की तरफ से आया हूँ जो पीछे रह गए हैं। And that's why I have kept an empty chair here as a reminder, और इसीलिए मैंने यहाँ पर एक खाली कुर्सी रखा हूँ कि वो बच्चे पीछे रह गए हैं, ठीक है, जिन्हें मैं पेश करना चाहता हूँ, जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। I have come here only to share the voices and dreams of our children, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ उन आवाज़ों को, उन सपनों को जो हमारे बच्चों के हैं।
बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। जेस्चर्स टू एवरीवन इन द ऑडियंस, और फिर इशारा करता है हर एक की तरफ ऑडियंस में। ओके, आई हैव लुक्ड इनटू देयर फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आईज, मैं देख चुका हूँ उनकी डरी हुई और थकी हुई आँखों में। आई हैव हेल्ड देयर इंज्यूर्ड बॉडीज़, मैं उनके ज़ख्मी शरीरों को, ज़ख्मी जो बॉडीज़ हैं उनको पकड़ चुका हूँ। एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स, और उनकी जो आत्मा है, रूह है, तो वो भी टूट गई है, ऐसा मैंने महसूस किया हूँ। थोड़ा सा मुश्किल पैसेज है, बट डरना नहीं है, हम लोगों ने पैसेज पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है B1, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, लिखो नीचे के सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं। फर्स्ट है राइटर्स जर्नी फ्रॉम इंडिया टू नॉर्वे इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस, राइटर की जो जर्नी है, जो सफ़र है, इंडिया और नॉर्वे के बीच में है, वो एक तरह से जोड़ेगा ग्लोबल पीस को, यानी दुनिया के सुकून को। ऐसे ही कुछ पढ़े थे हमने, इसे ट्रू करते हैं हम लोग। ये हमने सेंटेंस लिखा है पूरा, राइटर्स जर्नी फ्रॉम इंडिया टू नॉर्वे इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस, और हम लोगों ने लिखा ट्रू। ओके, आगे देखते हैं। सेकंड वाला है द नोबेल कमिटी डिड नॉट इनवाइट द राइटर टू डिलीवर अ लेक्चर, नोबेल कमेटी ने लेखक को नहीं बुलाया लेक्चर देने। अरे भाई, ये तो गलत बात है, कमेटी ने बुलाया है लेक्चर देने के लिए। हम लोगों को ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा और इसके आगे लिखना पड़ेगा फॉल्स, ऐसे। सेकंड, द नोबेल कमेटी डिड नॉट इनवाइट द राइटर टू डिलीवर अ लेक्चर, फॉल्स। आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड है राइटर रिप्रेजेंटेड द साउंड ऑफ साइलेंस एंड क्राई ऑफ इनोसेंस, राइटर पेश करता है साउंड ऑफ साइलेंस को और क्राई ऑफ इनोसेंस को। ये तो सही बात है, हम लोग लिखते हैं ट्रू। सेंटेंस लिखा हम लोगों ने और हम लोगों ने लिखा ट्रू। और एक और है कि राइटर हम्बली एक्सेप्टेड इन द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एक्टिविस्ट्स, कि राइटर ने एक्टिविस्ट्स लोगों की तरफ से ये अवार्ड लिया। ये वाला फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? राइटर ने एक्टिविस्ट्स लोगों की तरफ से नहीं लिया था, वो काफ़ी सारे लोगों की तरफ से लिया था। मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टर्स माई फेलो एक्टिविस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन। काफ़ी सारे लोग थे, सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं थे उसमें, इसलिए हमने फॉल्स किया है। ये लिखा है हम लोगों ने फॉल्स। नंबर 4 को आगे देखते हैं। B2 है, एक डायग्राम दिया है आपको, उसे कंप्लीट करना है, बस कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, 4 यहाँ पर रेक्टेंगल्स देख सकते हैं आप लोग और 2 मार्क्स है, यानी हर रेक्टेंगल में इंफॉर्मेशन लिखने पर आप लोगों को आधा मार्क मिलेगा। राइटर गिव्स द क्रेडिट ऑफ हिज ऑनर टू, राइटर उसे जो इज्जत मिल रही है उसका श्रेय किसे देता है, उसका क्रेडिट किसे देता है, इज्जत किसे देता है। 3 लोग इंडिया से थे, याद है आपको, और चौथा बंदा पाकिस्तान से था। सोचो ज़रा क्या नाम थे उनके। पहला था कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर और इकबाल मसीह। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। B2 हुआ है हमारा। हम लोग देखते हैं B3 क्या है। B3 है राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, थोड़ा छोटा है, हम लोग इसे जूम करते हैं, बड़ा करते हैं। B3 है राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पर पैसेज में 4 अलग अलग नाउन्स हैं, इनके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आए थे, यानी एडजेक्टिव्स आए थे। वो क्या थे? यानी क्रेडिट, तो कैसा क्रेडिट था? सेक्रीफाइस, तो कैसी सेक्रीफाइस थी? चेयर, तो कैसी चेयर थी? चेयर तो एम्प्टी थी शायद। और पीस, तो कैसे पीस था? पूरी दुनिया का पीस था, ग्लोबल। देखते हैं हम लोग। क्रेडिट, बिगेस्ट क्रेडिट था, है ना, क्रेडिट के पहले बिगेस्ट था। सेक्रीफाइस कैसी थी? सुप्रीम, यानी बहुत बड़ी सेक्रीफाइस। चेयर, चेयर कैसी थी? एम्प्टी। और लास्ट वन है पीस, तो पीस कैसे? ग्लोबल पीस, पूरी दुनिया का पीस। B3 हुआ है हमारा। हम लोग देखते हैं B4 क्या है। B4 है डू एज डायरेक्टेड, जैसे कहा गया है वैसे करो। 1. आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। 4 में से क्या क्वेश्चन टैग साथ में आएगा? सोचिए। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड, डू आई, ये तो नहीं आएगा।
डोंट आई ये वाला आएगा। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग? आंसर में आप लोगों को सेंटेंस लिखना है। नंबर 1, आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड, और कॉमा देकर आप लोग ये लिखेंगे डोंट आई और क्वेश्चन मार्क देंगे। क्लियर? बिफोर हुआ है यहाँ पर, हम लोग देखते हैं आगे। नंबर 2 है, एक्चुअली ये बिफोर का 1 था, अब हम बिफोर का 2 देखते हैं, ये वाला। आई एम अनेबल टू डू दैट, मेक इट नेगेटिव, इसे नेगेटिव बनाना है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग चेंज किए बिना। ओके, ये आएगा आई एम नॉट एबल टू डू दैट। नॉट आ गया मतलब नेगेटिव हो गया, ये देखिए नेगेटिव हो गया क्योंकि इसमें नॉट आ गया और इसका मीनिंग भी सेम रखा हम लोगों ने। आगे B5 है पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। सजेस्ट एनी 4 वेज टू एस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। दुनिया में पीस लाना है, शांति लाना है, अमन लाना है, इसके लिए कोई 4 पॉइंट्स बताओ आप कि भैया ऐसा करने पर पूरी दुनिया में पीस, सुकून, शांति आ सकती है। ओके, अपनी मर्जी से ये पॉइंट्स लिखने हैं। आप लोग आंसर में लिख सकते हैं फॉलोइंग आर द 4 वेज टू एस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। नीचे 4 तरीके दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू हम लोग वर्ल्ड में पीस ला सकते हैं। नंबर 1 है वी शुड ट्रीट एवरीबडी रिस्पेक्टफुली, हमने हर किसी के साथ रिस्पेक्टफुली और ट्रीट करना चाहिए, इज्जत से बर्ताव करना चाहिए। नंबर 2, वी शुडंट इंगेज इन वायलेंट एक्टिविटीज़, हम लोगों ने वायलेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं होना चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए हम लोगों ने। ठीक है, दंगे है, फसाद है। 3 है नो वन शुड एवर बाई वेपन्स, कोई भी कंट्री हो, चाहे रिच हो पुअर हो, उसने वेपन्स नहीं खरीदने चाहिए। एंड लास्ट है एजुकेशन मस्ट बी फॉर एवरीवन, हर किसी ने एजुकेशन हासिल करना चाहिए, लेना चाहिए। तो ये 4 वेज आपके हिसाब से हैं, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। B5 हुआ है हमारा। सो डियर स्टूडेंट्स, ठीक आप लोगों के सामने है सेक्शन 3 पोइट्री 10 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर 3A। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, बड़ा करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टैंजाज एंड डू द एक्टिविटीज़ 5 मार्क्स के लिए। तो हम लोग पहले स्टैंजाज को पढ़ते हैं और उसके बाद में हम लोग एक्टिविटी करेंगे। ये जो है A1 मैच द फॉलोइंग, इसके पहले हम लोग इसे पढ़ते हैं एक्चुअल में क्या है। ओके, टुडे ऑन अ बस, आज बस में, आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर, मैंने एक सुंदर लड़की को देखा जिसके बाल रेशमी थे। आई एनवीड हर, और मुझे थोड़ी उससे जलन हुई। शी सीम्ड सो गे, गे यानी खुश, वो मुझे कैसी लगी? खुश लगी। एंड आई विश्ड आई वॉज सो फेयर, और मैंने विश किया कि काश मैं इतना गोरा होता। ओके, व्हेन सडनली शी रोज टू लीव, फिर अचानक वो खड़ी हुई जाने के लिए। आई सॉ हर हॉबल डाउन द आइल, तो मैंने उसे लड़खड़ाते हुए देखा आइल के पास। आइल कहते हैं जैसे बस में 2 सीट्स के बीच में जो चलने के लिए जगह होती है, या क्लासरूम में डेस्क्स के बीच में जो चलने के लिए जगह होती है, उसको। तो राइटर ने उस लड़की को लंगड़ा कर चलते हुए देखा। ये देखिए यहाँ पर जो है हॉबल डाउन यानी लंगड़ाना। ठीक है, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, फिर राइटर कह रहा है कि गॉड मुझे माफ़ करो जब भी मैं कंप्लेन करता हूँ। वाइन यानी कंप्लेन। आई हैव 2 legs, द वर्ल्ड इज़ माइन, कि मेरे पास तो 2 पैर हैं, उस लड़की के पास तो है भी नहीं सही तरीके से। द वर्ल्ड इज़ माइन, तब ये पूरी दुनिया अब मेरी है, यानी कि मुझे कंप्लेन नहीं करना चाहिए, ऐसा राइटर ने सोचा। एंड देन आई स्टॉप्ड टू बाई सम स्वीट्स, और फिर मैं रुका कुछ मीठा लेने के लिए। द लैड यानी लड़का, हु सोल्ड देम, जो मिठाई बेच रहा था, हैड सच चार्म, तो इतना जादू था उसके पास, यानी इतना अट्रैक्टिव था वो। आई टॉक्ड विथ हिम, मैंने उससे बात की। ही सीम्ड सो काम, और वो इतना शांत, इतना खामोश लगा। एंड इफ़ आई वर लेट इट वुड डू नो हार्म, और अगर मुझे देरी भी हो जाती जाने में तो कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी देखने में लड़का अच्छा दिख रहा था। पेज नंबर 10 है, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं हम लोग, जूम करते हैं। एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, और जब मैं वहाँ से
निकलने लगा तब वो लड़के ने मुझसे कहा, आई थैंक यू, यू हैव बीन सो काइंड, कि शुक्रिया तुम्हारा, तुम कितने काइंड हो, कितने अच्छे हो। वो लड़के ने कहा, इट्स नाइस टू टॉक विथ फोक्स लाइक यू, तुम जैसे लोगों से बात करना अच्छा लगता है। यू सी आई एम ब्लाइंड, तुम देख सकते हो मैं तो अंधा हूँ। यानी वो लड़का जो मिठाई की दुकान पर बैठा था वो कैसा था, वो अंधा था। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, के गॉड मुझे माफ़ करो जब मैं कंप्लेन करता हूँ। आई हैव 2 आइज़ द वर्ल्ड इज़ माइन, कि मेरे पास तो 2 आँखें हैं, ये पूरी दुनिया किसकी है, मेरी है। अब हम लोग पोइट्री पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम लोग आंसर आसानी से दे सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3A, रीड द फॉलोइंग स्टेंजास, नीचे के स्टेंजास पढ़ो एंड डू द एक्टिविटीज़, 5 मार्क्स के लिए था। A1 है मैच द फॉलोइंग, द पोइट स्टॉप्ड टू बाय, शायर रुका था लेने के लिए, क्या लेने के लिए रुका था वो, हम लोग कह सकते हैं सम स्वीट्स। द लैड हु वाज सेलिंग स्वीट्स, वो लड़का जो मिठाई बेच रहा था वो कैसा था, काम एंड ब्लाइंड। और द पोइट सेज द वर्ल्ड इज़ माइन बिकॉज, शायर कहता है दुनिया मेरी है, क्यों, क्योंकि ही कैन एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड गिफ्ट्स ऑफ हिज लाइफ। और लास्ट वाला है द पोइट टॉक्ड टू द लैड, शायर ने उस लड़के से बात किया, हु सीम्ड, जो लगता था, वॉज वेरी थैंकफुल टू द स्पीकर इन द पोइम। आंसर में इसी तरह से आप लोगों को टेबल बनाना है और लिखना है। ये देखिए इस तरह से आप लोग A और B करके लिख सकते हैं। फर्स्ट का आंसर B है, सेकंड का C है, थर्ड का D है और फोर्थ का A है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। A2 है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है द यंग गर्ल ऑन द बस, वो लड़की जो बस में थी, वॉज डैश, वॉज डैश, यहाँ पर जो डैश है उसे फिलअप करना है। एक ऑलरेडी किया हुआ है, हैड सिल्कन हेयर, उसके रेशमी बाल थे। थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, सोचिए किस तरह की लड़की थी वो। हम लोग लिख सकते हैं कि वो क्रिपल्ड थी, यानी लंगड़ी थी, लंगड़ा कर चलती थी, वो दिखने में सुंदर थी। ओके, इस तरह की चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए लवली, ये पोइम में था, गे खुश थी वो, फेयर गोरी थी, एंड क्रिपल्ड और लंगड़ी थी। क्लियर, आगे देखते हैं हम लोग। A3 है राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव स्टेंजास, ऊपर के स्टेंजास में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हेयर इसका राइमिंग लिखना है आपको, और ब्लाइंड इसका राइमिंग, हेयर का होगा फेयर और ब्लाइंड का होगा काइंड। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, राइमिंग स्कीम क्या है, स्टेंजास क्या है, पैराग्राफ्स क्या हैं, पोइट्री को किस तरह से समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरी एक बढ़िया सी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, समझाया हूँ। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन पर उसका आप लोगों को फ़ोटो दिख रहा है, थंबनेल दिख रहा है। मेरे चैनल पर ये वीडियो है, एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री, हाउ टू अंडरस्टैंड पोइट्री, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 11 B, अप्रिसिएशन ऑफ द पोइम। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग पोइम एंड राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ इट। ये पोइम को पढ़ना है और इसका अप्रिसिएशन लिखना है, यानी इसके बारे में लिखना है, पोइम के बारे में डिटेल लिखना है, उसे कहते हैं अप्रिसिएशन ऑफ द पोइम विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोइम को पढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स की मदद से, उन पॉइंट्स की हेल्प से हमको अप्रिसिएशन लिखना है। बी आप लोग देख सकते हैं 5 मार्क्स के लिए है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुली देखें। द ट्विंस, पोइम का नाम है जुड़वा। इन्फॉर्म एंड फीचर, यानी दिखने दिखाने में, फेस एंड लिम, और चेहरे से और उनके हाथ जो पैर थे उसके हिसाब से। आई ग्रीव, मैं बड़ा हुआ, सर्व लाइक माई ब्रदर, मेरे भाई के जैसा, यानी मैं और मेरा भाई दोनों एक जैसे थे, चाहे आप चेहरे की बात करो चाहे हाथ पैरों की बात करो, बिल्कुल एक जैसे थे, ट्विंस थे। दैट फॉक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, तो लोग क्या करते थे, मुझे वो समझ लेते थे। एंड ईच फॉर वन अनदर, और उसे मैं समझ लेते थे। लोग कंफ्यूज्ड थे कि कौन कौन सा भाई है। It puzzled all our kith and kin,
इससे हमारे जो रिलेटिव थे वो भी हैरान हो गए, परेशान हो गए। इट रीच्ड अ फियरफुल पिच, और ये मामला एक डरावनी हद तक पहुंच गया। ठीक है, फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, क्योंकि हम में से एक बंदा जुड़वा था, या तो मेरा भाई जुड़वा था या मैं जुड़वा था। येट नॉट अ सोल न्यू विच, बट किसी को पता नहीं था कि जुड़वा कौन है। ओके, आगे देखते हैं। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, तो एक दिन ये जो मामला था, ये जो हालात थे, इसको और ख़राब बनाने के लिए बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, इससे पहले कि हमारे नाम रखे गए थे, यानी हमारे नाम भी रखे नहीं गए थे। एज वी वर बीइंग वॉश्ड बाई नर्स, और नर्स हमें नहला रही थी। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड, तो हम मिक्स हो गए। ठीक है, यानी अब नर्स को भी नहीं मालूम था कि कौन सा भाई कौन से वाला है। एंड दस यू सी बाई फेट्स डेक्री, और अब आप देखो 10 इस तरह से बाई फेट्स डिक्री, यानी ये किस्मत की वजह से ही है। और रादर नर्सेस विम, यह शायद नर्स की गलती की वजह से हुआ। जो भी हुआ किस्मत से हुआ, नर्स की वजह से हुआ। क्या हुआ? माई ब्रदर जॉन गॉट क्राइजन्ड मी, क्राइजन करना, नाम देना। तो मेरे भाई जॉन को मेरा नाम दे दिए। यार वो नाम तो मेरा पढ़ने वाला था, जॉन मेरा नाम पढ़ने वाला था, बट वो मेरे भाई को दे दिए। एंड आई गॉट क्राइजन्ड हिम, और उसका मुझे। दिस फेटल लाइकनेस इवन डॉग्ड, तो ये भयानक जो हमारी मुशाबहत थी, हम एक जैसे दिखते थे, तो ये बाद में भी बाकी रही, चलती रही। माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल, स्कूल में भी ये प्रॉब्लम हमारे साथ में रहा। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और हमेशा मुझे सज़ा मिलती। फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल, जब जॉन कोई गलती करता, कोई बेवकूफ़ी वाली बात करता, तो मुझे सज़ा मिलती, मुझे पनिशमेंट मिलती। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, तब मैंने ये बात सामने रखा सबके, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। टू एवरीवन आई न्यू, हर किसी के सामने मैंने ये बात रखा कि यार देखो वो शरारत करता और मुझे सज़ा मिलती है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वट वुड यू डू इफ़ यू वर मी, आप क्या करते थे अगर आप मेरी जगह होते तो? टू प्रूव दैट यू वर यू, ये साबित करने के लिए कि तुम हो। आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न्ड द टाइड, और हमारी जो एक जैसे दिखने वाली बात थी, इससे क्या हुआ? ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, मेरी जो घरेलू ज़िंदगी थी वो भी प्रॉब्लम में आ गई। कैसे प्रॉब्लम में आई? फॉर समहाउ, किसी तरह से, माई इंटेंडेड ब्राइड, जो मेरी होने वाली बीवी थी, बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, वो मेरे भाई की बीवी बन गई। कन्फ्यूज़न हुआ, बराबर है। इनफैक्ट असल में ईयर आफ्टर ईयर द सेम, हर साल ऐसे ही होता रहा, ऐसे ही गलतियाँ, मिस्टेक्स होती रहीं। एब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन, इस तरह की फूलिश मिस्टेक्स होती गई। एंड व्हेन आई डाइड, और जब मैं मरा, द नेबर्स केम, तो फिर पड़ोसी लोग आए। एंड बैरीड ब्रदर जॉन, और ब्रदर जॉन को उन्होंने बैरी किए, दफना दिए। ये पोइम लिखे हैं हेनरी सैम्ब्रुक लेई इन्होंने। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन क्या था? अब हम लोग पोइम पढ़ चुके हैं कि पोइम का अप्रिसिएशन लिखना है पॉइंट्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। कहाँ पर है पॉइंट्स? ये रहे पॉइंट्स। टाइटल लिखना है आप लोगों को पोइम का, हमको मालूम है क्या टाइटल था पोइम का, द ट्विंस, इस तरह से। नेम ऑफ द पोइट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। राइम स्कीम क्या है ये लिखना है। फिगर ऑफ स्पीच लिखना है कोई एक, और थीम या सेंट्रल आइडिया 2 से 3 लाइन में, यानी भाई ये नज़म किस बारे में है, ये पोइम किस टॉपिक पर है। काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल है, 5 मार्क्स। देखते हैं हम लोग। ये देखिए हमने लिखा है आंसर में टाइटल द ट्विंस, बराबर है। नेम ऑफ द पोइट हेनरी सैम्ब्रुक लेई, ये थे। राइम स्कीम क्या है? A B C D, इस तरह की है। फिगर ऑफ स्पीच एनी वन, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ हुई है? कोई एक लिखना है आप लोगों को। हमने लिखा एलिट्रेशन यूज़ हुई है। एलिट्रेशन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम। देखिए यहाँ पर F
ये साउंड रिपीट हो रही है। तो एलिट्रेशन में कोई एक साउंड बार बार रिपीट होती है। थीम या सेंट्रल आइडिया लिखना था आपको 2 to 3 लाइन्स में, तो आप लोगों ने लिखा द थीम ऑफ द पोइम इज़ द फिजिकल रिजेम्बलेंस। ये पोइम है, इस पोइम की थीम है फिजिकल रिजेम्बलेंस, यानी किस तरह से जिस्मानी तौर पर, शारीरिक तौर पर मिलते जुलते हैं। ऑफ 2 ट्विन्स, 2 भाई जो जुड़वा हैं, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देम, और ये बात किस तरह से उनके लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। तो जो फॉर्मेट हमने दिया गया था ये वाला, इसके हिसाब से हमने ये डिटेल्स लिखे हैं। आगे देखते हैं। पेज नंबर 13 है सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेज, 15 मार्क्स के लिए। नॉन टेक्सचुअल यानी ये आपके बुक में से नहीं है, इसे अनसीन भी कह सकते हैं। थोड़ा जूम इन करके देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4A, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। तो हम लोग क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं पैसेज पर। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। ओके। फूड नियोफोबिया। नियोफोबिया एक बीमारी है खाने को लेकर, और फियर ऑफ न्यू फूड्स। इस बीमारी में क्या होता है कि बंदा नया खाना खाने से बहुत डरता है कि पता नहीं नया खाना किस तरह का होगा, अच्छा होगा या तेज़ होगा या सॉल्टी होगा या फिर फीका होगा। तो जिस किसी को ये बीमारी है फूड नियोफोबिया, वो नया खाना नहीं खाता है, जो वो खाता रहता है उसी पर वो मतलब कंटिन्यू करता है। may lower the quality of a person's dietary intake। तो जिन लोगों को ये बीमारी है उससे किसी भी इंसान की जो खाना खाने की जो कैपेसिटी है तो वो कम हो सकती है। and increase the risk of lifestyle disorders such as cardiovascular diseases and type 2 diabetes। और इससे क्या हो सकता है, बढ़ सकता है खतरा दिल की बीमारियों का या शुगर का, इस तरह का खतरा बढ़ सकता है, यानी ये नियोफोबिया नहीं होना चाहिए। Food neophobia is an eating behavior trait in which a person refuses to taste and eat food items or foods they are not familiar with। ये बीमारी ऐसी है जिसके अंदर जिस किसी को ये बीमारी हुई है वो क्या करता है, नया खाना ट्राई नहीं करता है, बस वो हमेशा से जो खाता रहा है वही खाता है। वो नया खाना खाने से उसको डर लगता है। Researchers from University of Helsinki in Finland and University of Tartu in Estonia examined the independent impact। 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, एक हेलसिंकी में है और एक टाटू में है। तो ये लोगों ने क्या किए, रिसर्च करने वाले लोग थे, इन्होंने क्या किए, रिसर्च किए, असर देखे उन्होंने। किस चीज़ का असर देखे, ऑफ ईटिंग बिहेवियर, के खाने का क्या ईटिंग बिहेवियर यानी हमारा खाने के साथ जो रवैया है उसका क्या असर होता है। एंड स्पेशली फूड नियोफोबिया ऑन डाइटरी क्वालिटी एज वेल एज लाइफ स्टाइल डिसीजेस एंड देयर रिस्क फैक्टर्स। तो ये रिसर्च करने वालों ने ये देखे कि हमारे डाइट की जो क्वालिटी है और हमारा जो लाइफ स्टाइल है तो इसका क्या असर पड़ता है। The findings reinforce the idea that a versatile and healthy diet plays a key role। ये बात सामने आई कि हम अलग अलग तरह की डाइट लें, डिफरेंट टाइप्स का अगर हम लोग खाना खाएं तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड इवन हैज़ एन इंडिपेंडेंट रोल इन हेल्थ, और हेल्थ भी हमारी अच्छी रहेगी। ठीक है, हर रोज़ सुबह उठ रहे हैं आप, हर रोज़ एक ही चीज़ खा रहे हैं, दूधिया बना के खा रहे हैं, तो उससे आप लोगों को जो भी सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब नहीं मिलेगा। सेट रिसर्चर मार्कस पेरोला, ऐसा कौन कहता है, मार्कस पेरोला कहते हैं। The study monitored individuals aged between 25 and 74 years during a 7-year-old follow-up। 7 years follow-up, 7 साल तक 25 साल से लेकर 74 साल तक के जो लोग हैं, 7 साल तक उन पर क्या चला है, स्टडी चली है। उनको मतलब मॉनिटर किए यानी चेक करते रहे उनको कि खाने का इनके ऊपर क्या असर होता है। फूड नियोफोबिया इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन एंड ओल्डर पर्सनस। ये बीमारी बहुत कॉमन है, बच्चों में भी बड़ों में भी, इन पर्टिकुलर ख़ास तौर से। Few studies have so far been carried out on food neophobia in the adult population। कुछ स्टडीज़ हैं जो फूड नियोफोबिया इस बीमारी पर हुई हैं बड़े लोगों में। ओके,
Traits similar to food neophobia, including picky and fussy eating, also occur in different age groups. तो नियोफोबिया इस बीमारी को लेकर जो बातें हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है तो खाने से जल्दी खुश नहीं हो पाते, ओके, कुछ लोग बहुत आराम से अपना खाना चुनते हैं कि भाई ये खाना है, तो ये अलग अलग एज ग्रुप में हो सकता है. These eating behaviors may also have a significant impact on dietary quality and subsequently health. इससे क्या होता है, हमारे खाने की क्वालिटी पर असर पड़ता है और बाद में हमारी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है. अरे भाई सीधी सी बात है, एक बंदा है जो नया खाना खाने के लिए तैयार नहीं है, बस वो वही खाना खाएगा जो हमेशा से खा रहा है, तो हेल्थ पर तो असर पड़ेगा ना. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं. ये है A1, क्वेश्चन नंबर 4A1. डिसीजेस, कौन कौन सी बीमारियां यहाँ बताई हुई हैं. एक तो देखो दिल से जुड़ी हुई बीमारी थी, तो कुछ तो कार्डियोवैस्कुलर है ना, और एक शुगर की बीमारी थी, वो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, नियोफोबिया और टाइप 2 डायबिटीज़. और यूनिवर्सिटीज़, कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज़ के नाम आए थे वो लिख सकते हैं. एक नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी इन फिनलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टू इन एस्टोनिया, ये 2. ओके, आगे A2 है कंप्लीट द फॉलोइंग. फूड नियोफोबिया इज़, फूड नियोफोबिया के बारे में आपको लिखना है, ये क्या है, इससे जुड़ी हुई 4 बातें हम लोग लिख सकते हैं. इज़ एन ईटिंग बिहेवियर ट्रेट, खाने को लेकर इसमें दिक्कत होती है, ईटिंग बिहेवियर ट्रेट, नया खाना खाने में, बराबर है. इज़ कॉमन इन, किन में कॉमन है ये बीमारी, चिल्ड्रन एंड ओल्डर पर्सन्स इन पर्टिकुलर में इंक्रीज. फूड नियोफोबिया से क्या बढ़ता है, द रिस्क ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, हमारे लाइफ स्टाइल को लेकर जो बीमारियां हैं उनका ख़तरा बढ़ता है. और फूड नियोफोबिया कम करता है, क्या कम करता है, द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन्स डाइटरी इनटेक, किस तरह का कोई आदमी खाना खाता है, इस चीज़ को, उस क्वालिटी को कम कर देता है फूड नियोफोबिया. 4 बातें थी, ABCD चारों लिखे हैं हम लोगों ने. A2 वो है हमारा 2 मार्क्स के लिए. आगे देखते हैं. A3 राइट 1 वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग. इनके लिए एक वर्ड यहाँ लिखना है, इनके लिए एक वर्ड यहाँ पर लिखना है, इस पूरी लाइन के लिए एक वर्ड यहाँ लिखना है और ये वाली के लिए एक वर्ड यहाँ लिखना है. देखते हैं हम लोग. फर्स्ट है फियर ऑफ न्यू फूड्स, नए खाने को लेकर जो दिल में डर होता है उसे क्या कहते हैं, नियोफोबिया कहते हैं. सिंपल सी बात है. अ पर्सन हु कंडक्ट्स रिसर्च, ऐसा बंदा जो रिसर्च करता है, रिसर्चर अभी तो पढ़े हैं हम लोगों ने. एन इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स द हाइएस्ट क्वालिटी लेवल ऑफ एजुकेशन, जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई कराई जाती है वो जगह तो यूनिवर्सिटी रहती है. और लास्ट वन है एन इलनेस ऑफ द बॉडी इन ह्यूमन्स, इंसानों में शरीर को लेकर एक बीमारी होती है, टाइप 2 डायबिटीज़. ओके, A3 हुआ है हमारा. हम लोग देखते हैं नंबर 2, आगे का. A4 है यहाँ पर, डू एज डायरेक्टेड, जैसे कहा गया है वैसे करो. पेज नंबर 15 है, हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, जूम इन. फर्स्ट है फूड नियोफोबिया अफेक्ट्स ऑन डाइटरी क्वालिटी एज वेल एज लाइफ स्टाइल डिसीजेस. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो. इस सेंटेंस में नॉट ओनली और बट ऑल्सो यूज़ करके लिखना है. लिखते हैं हम लोग. Food neophobia affects not only on dietary quality but also on lifestyle diseases. ठीक है, सही तरीके से हम लोगों ने देखिए यहाँ पर not only लिखा और यहाँ पर लिखा but also. आगे देखते हैं हम लोग. सेकेंड है द स्टडी मॉनिटर्ड इंडिविजुअल्स, स्टडी में चेक किया गया इंडिविजुअल्स यानी अलग अलग लोगों को. चूज द करेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर अबव सेंटेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, द स्टडी वॉज तो नहीं आएगा, प्रेजेंट की बात हो रही है. द स्टडी आर भी नहीं आएगा क्योंकि स्टडी एक है. द स्टडी इज यह आ सकता है. द स्टडी इज मॉनिटरिंग इंडिविजुअल्स, ये देखिए ये रहा आंसर. द स्टडी इज मॉनिटरिंग इंडिविजुअल्स. ये द स्टडी विल नहीं आएगा क्योंकि विल फ्यूचर से रिलेटेड है और यहाँ पर हमको प्रेजेंट बनाने के लिए कहा गया था. आगे देखते हैं हम लोग. A5 है पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन.
हाउ डू यू कीप योर सेल्फ साउंड एंड हेल्थी, आप अपने आप को हेल्थी कैसे रखते हैं। एक्सप्लेन इन 3 to 4 सेंटेंसेस, 3-4 सेंटेंसेस आप लोगों ने लिखना है। काफ़ी कुछ लिख सकते हैं आप लोग कि मैं जिम जाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, मैं वॉकिंग करता हूँ, मैं जॉगिंग करता हूँ, और मैं स्नैक्स, चिप्स या फिर बर्गर, पिज़्ज़ास इस तरह की चीज़ें नहीं खाता हूँ। काफ़ी कुछ है, लेकिन हम लोगों को कितना लिखना है, 3 से 4 लाइन लिखना है। ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। एंड आई गो फॉर वॉक, और मैं वॉक के लिए जाता हूँ। आई टेक गुड एंड हेल्थी ब्रेकफास्ट, मैं अच्छा नाश्ता करता हूँ। आई प्रेफर ग्रीन वेजिटेबल्स इन लंच, मैं लंच में हरी सब्जियाँ खाता हूँ। बिफोर डिनर आई गो टू जिम, और रात का खाना खाने के पहले मैं जिम ज़रूर जाता हूँ। एंड आई एक्सरसाइज देयर फॉर अराउंड एन आवर, और मैं लगभग 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। एज ऑफ डिनर, और रात का खाना, आई लाइक इट लाइट, मैं लाइट खाता हूँ क्योंकि रात का टाइम रहता है, इसलिए मैं लाइट लेता हूँ। आई स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ इंटॉक्सिकेशंस, कोई भी तरह का मैं नशा नहीं करता, गुटखा है या फिर सिगरेट है या फिर जो भी है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 4 लाइन के ऊपर लिखे हैं, 3 से 4 लाइन में हम लोगों को लिखना था। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। बी है समरी राइटिंग। समरी लिखने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि अगर एक्चुअल पैसेज आप लोगों का 18 लाइन्स में दिया हुआ है तो आप समरी 6 लाइन्स में देंगे, ठीक है। यानी एक्चुअल का तीसरा हिस्सा देना है आपको, 1/3 देना है। अगर एक्चुअल है 90 लाइन में तो आप समरी लिखेंगे 30 लाइन में। ओके, तो क्या करना है आप लोगों को, रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A में जो पैसेज दिया हुआ है ये नियोफोबिया वाला है ये। एंड राइट अ समरी ऑफ इट, और समरी लिखना है, प्लस सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू द समरी, और एक अच्छा सा टाइटल देना है। अब हम लोगों को मालूम है कि खाने के ताल्लुक से है और नियोफोबिया को लेकर है और रिसर्च की गई और उसमें ये हुआ, हम सिर्फ उसको सिस्टमैटिक लिखते हैं। नियोफोबिया ये टाइटल दिया हम लोगों ने क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि एक अच्छा सा टाइटल देना है। आगे लिखा हम लोगों ने, फूड नियोफोबिया कैन काउज प्रॉब्लम्स फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए ये बीमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। सच अ पर्सन डजंट ट्राई न्यू फूड, और ऐसा बंदा जिसे ये बीमारी हुई है वो नया खाना ट्राई नहीं करता। यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी इन फिनलैंड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टू इन एस्टोनिया एग्जामिन्ड द इम्पैक्ट, इन 2 यूनिवर्सिटीज़ ने जांच की है कि क्या असर होता है ऑफ ईटिंग बिहेवियर, खाने के बिहेवियर का। ओके, मार्कस पेरोला सजेस्ट्स दैट वर्सटाइल डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, और एक बंदा है जिसका नाम है मार्कस, इसका कहना है कि अलग अलग तरह का खाना हमने खाना चाहिए, वर्सटाइल अलग अलग। Persons between 25 and 74 years were monitored for 7 years, और ऐसे लोग जो 25 साल से 74 साल के बीच के थे उन्हें 7 साल तक उनका फॉलोअप लिया गया, उनको चेक करते रहे। फूड नियोफोबिया इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स, ये बीमारी बच्चों में बड़ों में कॉमन है। एंड सच रिलेटेड डिसीजेस आर ऑल्सो कॉमन, और इससे मिलती जुलती जो बीमारियां हैं वो भी कॉमन है। इस तरह से आप लोग समरी लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ठीक आप लोगों के सामने है सेक्शन 5th राइटिंग स्किल, 20 मार्क्स के लिए है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए है लेटर राइटिंग। थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग, जूम इन करते हैं। यहाँ पर देखिए लेटर राइटिंग में आप लोगों को ऑप्शंस रहते हैं, या तो A1 का लेटर लिखना है या A2 का। देखते हैं हम लोग। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक लेटर लिखना है 5 मार्क्स के लिए। इमेजिन यू आर संजय और संजना भोसले, रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग एरा सेल कम एग्जीबिशन। आपको इमेजिन करना है कि आप संजय भोसले हैं और एक सेल लगी है, एरा सेल कम एग्जीबिशन, सेल भी है और एक तरह की एग्जीबिशन भी है। एंड अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द लेटर्स गिवन बिलो, तो नीचे 2 लेटर्स दिए गए हैं, उनमें से कोई एक लिखना है। कौन से लेटर्स हैं ये देखिए, A1 करना है आपको इनफॉर्मल लेटर, या A2 फॉर्मल लेटर। अब यहाँ पर हम लोग इनफॉर्मल लेटर करते हैं, ये थोड़ा सा ईजी होता है, एग्जाम में आप लोगों ने भी यही वाला लिखना। क्या है क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट योर
एक्सपीरियंस। अपने दोस्त को एक लेटर लिखो और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। As you have recently visited एरा सेलकम एग्जीबिशन, आप बताओ कि एरा सेलकम एग्जीबिशन लगी है और आप वहाँ पर गए थे। यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसे यूज़ करना है आपने। एंड अपील हिम और हर टू विज़िट द एग्जीबिशन, और अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करना है कि भाई तुम भी जाओ और तुम भी ये वाला जो एग्जीबिशन है ये घूम फिर कर आओ। ठीक है, मोटा मोटा ये है कि आप संजय भोसले हैं, अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है और एक सेल के बारे में बताना है। किन पॉइंट्स के बेसिस पर बताना है, ये रहे पॉइंट्स। ठीक है, आप लोगों के सामने आपको बताना है कि जल्दी करो। यंग एंड ओल्ड ऑल आर इन्वाइटेड टू कम एंड एन्जॉय एरा सेलकम एग्जीबिशन, कि सभी के लिए, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हों, सभी के लिए सेल है। सेल का नाम है एरा सेलकम एग्जीबिशन। और हेल्ड एट, कहाँ पर रखी गई है सेल? टाउन हॉल, मेन रोड, सोलापुर, यहाँ पर है। ड्यूरेशन कब से कब तक है? 22 से 28 मई तक है सेल 2021। टाइमिंग्स है सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक, मंडे टू संडे टाइमिंग है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान से पढ़ने हैं आप लोगों ने, और जब भी लेटर लिखो तो बार बार इन पॉइंट्स को पढ़ते रहना है कि कहीं कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। ओके, विजिट एंड बाई, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न मैन एंड वीमेन वेयर, किड्स वेयर, बच्चों के कपड़े हैं। होम डेकर, घर को सजाने की चीज़ें हैं। हैंडीक्राफ्ट्स एंड टॉयज़, ये हैं। ज्वेलरी है, फूड स्टॉल्स हैं, बुक्स हैं, काफ़ी कुछ है। आपको ये भी बताना है कि फ्री एंट्री है, फ्री पार्किंग है। आपको ये भी बताना है कि सारे आइटम्स अच्छी कीमत पर मिल रहे हैं। इस सेल को रखा है एक्टिव विमेंस फोरम सोलापुर इन्होंने, और 10% का स्पेशल डिस्काउंट है 2000 रुपये या उससे ज़्यादा की खरीदी पर। एक बार में ये पूरे पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा लेटर लिखना है, फिर इधर आकर पॉइंट्स देखना है, फिर थोड़ा सा लेटर लिखना है और इधर आकर पॉइंट्स देखना है। इस तरह काफ़ी मरतबा लेटर देखना पड़ेगा आपको, और आप लोग काफ़ी मरतबा पॉइंट्स देखने पड़ेंगे आपको, फिर आप लेटर लिख सकते हैं। ये रहेगा, देखिए आंसर, संजय भोसले। क्वेश्चन में कहा गया था कि इमेजिन करो आप ये हैं, हमने एक एड्रेस लिखा है सामने, 4 शांति निवास, समर्थ नगर, 7th लेन, औरंगाबाद 431001। जब भी आप लेटर लिखो तो सेंडर्स एड्रेस जो होगा, आपका जो एड्रेस होगा वो लेफ़्ट साइड में आएगा, ये वाली साइड में। ओके, बाद में डेट आएगी। अब यहाँ पर हमने 23 मई लिखा है 2021, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि 22 से 28 तारीख के बीच की सेल है। मान लो आप 22 को सेल में गए, 23 को लेटर लिख रहे, और आपका दोस्त लेटर मिलते ही उस सेल में आने वाला है। किस दोस्त को लिखना है, किस फ्रेंड को लिखना है बताया नहीं था, हमने लिखा डियर फ्रेंड मनोज, एक इमेजिनरी नाम है ये। ओके, आगे लिख रहे हैं हम लोग, आई रिसेंटली विजिटेड एरा सेलकम एग्जीबिशन, कि मैंने अभी अभी ये सेल देख कर आया हूँ। इट इज़ बीइंग held up at टाउन हॉल, मेन रोड, सोलापुर, यहाँ पर यह सेल है। इट इज़ फ्रॉम 22 मई to 28 मई 2021 and the timing is from 8 AM to 9 PM Monday to Sunday। अब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिखा हमने कि 8 से 9 तक सेल का टाइम है, मंडे से संडे तक है। ये सब कुछ उस एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ड्यूरेशन, टाइम कहाँ पर है। ओके, आगे लिखा है, देयर इज़ स्टफ़ फॉर एवरीवन, बी इट यंग, एडल्ट और ओल्ड, हर किसी के लिए इस सेल में काफ़ी कुछ है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स सच एज ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न मैन एंड वीमेन वेयर, किड्स वेयर, होम डेकर। देखिए ये वाले जो पॉइंट्स थे इन्हें लिखा है हमने कि भाई सेल में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे लिखा है हम लोगों ने, हैंडीक्राफ्ट्स एंड टॉयज़, ज्वेलरी, food stalls, books, etc. What I like the most is all items are sold at reasonable price। सबसे बढ़िया मुझे क्या चीज़ लगी कि सारी चीज़ें बिल्कुल वाजबी कीमत पर मिल रही हैं। The entry is free and the parking as well। एंट्री और पार्किंग भी फ्री है। Remember, it is organized by Active Women's Forum सोलापुर। इन लोगों ने इस सेल को रखा है। And did I mention, और क्या मैंने तुम्हें बताया
There is 10% special discount on purchase of ₹2,000 and above. 2000 रुपये या उसके ऊपर की अगर आप लोग ख़रीदारी करते हैं तो वहाँ पर 10% डिस्काउंट है. So whenever you are free, just go and visit the sale. And होना चाहिए था ये, and visit the sale cum exhibition. तो जब भी आप फ्री रहो तो जाओ, देखो कैसी सेल कम एग्जीबिशन है. योर फ्रेंड संजय भोसले. लेटर लिखो तो सारी चीज़ें लेफ़्ट मार्जिन में आना, लेफ़्ट साइड में आना यहाँ पर. ओके, एक भी चीज़ हमने इधर राइट साइड में नहीं लिखे हैं. और ये सारे कौन से पॉइंट्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट में बताए गए थे. आगे देखते हैं हम लोग. बी वैसे ही है, B1 करना है आपको या B2 करना है, 5 मार्क्स के लिए है. तो B1 में है डायलॉग राइटिंग. यहाँ पर आपको A है, B है, C है, ये करना है. 3 और एक 4 और एक 5 मार्क्स के लिए. तो हम B1 को थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि A, B, C ये करने में टाइम जाएगा. हम लोग B2 देखते हैं क्या है. B1 या B2 करना है तो हम B2 देखते हैं. ये पेज नंबर 18 है. हम लोग आए 19 पर. B2 है ड्राफ्टिंग और स्पीच. एक स्पीच लिखना है आप लोगों को. क्या लिखना है? स्पीच. Imagine that you are the secretary of social and cultural department. मान लो कि आप एक सेक्रेटरी हैं सोशल और कल्चरल डिपार्टमेंट के of your school. You are asked to deliver a speech. और आपसे कहा गया है कि एक भाषण दो, एक तकरीर दो on importance of social and cultural activities in life. कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में सोशल एक्टिविटीज़ का, कल्चरल एक्टिविटीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, ड्राफ्ट अ स्पीच यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. और ये वाले पॉइंट्स यूज़ करके आप लोगों ने एक स्पीच बनानी है. सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ हेल्प, ये चीज़ों से मदद मिलती है. टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल, टू डेवलप पर्सनैलिटी, टू एक्सपैंड द नॉलेज एंड थिंकिंग एबिलिटी, टू डेवलप क्रिएटिविटी. और लास्ट में है ऐड योर ओन पॉइंट्स. अपनी मर्ज़ी से कुछ पॉइंट्स डालने हैं. तो एक स्पीच कैसी बनाते हैं देखते हैं हम लोग. सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग दी है हम लोगों ने, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ इन लाइफ. ये टाइटल कहाँ से मिला हमको? क्वेश्चन से मिला है. फिर भाषण की शुरुआत की हमने, तकरीर की शुरुआत की है. रिस्पेक्टेड हेडमास्टर, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, है ना. भाषण इसी तरह से स्टार्ट होते हैं. आगे लिखा हमने, वी आर फुली अवेयर दैट दिस वीक वी हैव टू सेलिब्रेट सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़. हमें पता है कि इस वीक हमें सोशल कल्चरल वाली एक्टिविटीज़ सेलिब्रेट करना है. सो एज द सेक्रेटरी ऑफ सोशल एंड कल्चरल डिपार्टमेंट, तो हमारे पास का जो सोशल एंड कल्चरल डिपार्टमेंट है उसका सेक्रेटरी होने के नाते ऑफ आवर स्कूल, आई हैव सर्टन थिंग्स इन माई माइंड. मेरे जहन में कुछ चीज़ें हैं विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ हेल्प टू बूस्ट कॉन्फिडेंस अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग स्पीकिंग स्किल. इस तरह की एक्टिविटीज़ से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और स्पीकिंग स्किल तो बिल्कुल बढ़ती हैं. ये कहाँ से पॉइंट्स मिले हमको? ये देखिए क्वेश्चन में लिखा था बूस्ट कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल. आगे लिखा हमने सच थिंग्स डेवलप आवर पर्सनैलिटी, सच एक्टिविटीज़ एक्सपैंड द नॉलेज एंड थिंकिंग एबिलिटी. इस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ाती हैं हमारी नॉलेज को, हमारी सोचने की शक्ति को. What I like the most is such activities develop immense creativity. और मुझे क्या सबसे ज़्यादा पसंद है कि ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे अंदर क्रिएटिविटी पैदा करती हैं. Apart from all this, such activities help us become social and understand others' problems. इन सब के अलावा ऐसी एक्टिविटीज़ मदद करती हैं हमारी सोशल बनने में. ओके, और दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने में. थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक बिफोर यू. शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू कि मुझे एक आपने चांस दिया आपके सामने कुछ बोलने का. इस तरह से आप लोग स्पीच बना सकते हैं. ऊपर टाइटल देना है, इस तरह से स्टार्ट होगी वो, लास्ट में थैंक यू बोल सकते हैं आप लोग. और जो बीच का सेक्शन होगा वहाँ पर पूरे के पूरे पॉइंट्स रखने हैं. ओके, अगला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 20 पर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में है A1 करना है आपको या A2 करना है. 5 मार्क्स के लिए है, तो हम A1 करते हैं ये वाला.
एक्चुअली इसमें क्या करना है आप लोगों को, नॉन वर्बल टू वर्बल, यानी यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, इस फिगर में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। ये देखिए, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग वेब, नीचे वेब दी है उसमें की इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है, एंड राइट 2 पैराग्राफ्स बेस्ड ऑन इट, और 2 एक पैराग्राफ लिखना है इसके ऊपर जो बेस्ड हो, गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट, और इसको एक बढ़िया सा टाइटल देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ लिखने के लिए आप लोगों को एक बार इस वाली वेब को देखना है और एक पॉइंट लिखना है, फिर इस वेब को देखना है, फिर एक पॉइंट लिखना है। यहाँ पर क्या बताया है, विलेज लाइफ, कि गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, एडवांटेजेस, कुछ फ़ायदे हैं इसके, डिसएडवांटेजेस, कुछ नुकसान है। फ़ायदे में क्या है, नेचुरल सराउंडिंग एंड ग्रीनरी, ये होता है फ्रेश एयर, फूड एंड वाटर, ये होता है हार्ड वर्किंग एंड कोऑपरेटिव पीपल, गांव के लोग काफ़ी मेहनत करने वाले होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट, और वहाँ का माहौल बहुत सुकून वाला होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले हम लोग एडवांटेजेस लिखते हैं। ये देखिए हमने हेडिंग दी, विलेज लाइफ, गांव की ज़िंदगी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हमने लिखा विलेज लाइफ इज़ अमेजिंग, कि गांव की ज़िंदगी बढ़िया है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखे हम लोगों ने। देयर आर सर्टन एडवांटेजेस एंड सर्टन डिसएडवांटेजेस, कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं। द एडवांटेजेस आर एज अंडर, जो फ़ायदे हैं वो ये हैं, इन विलेज वी गेट फ्रेश एयर, फूड एंड वाटर, गाँव में हमें ताज़ी हवा मिलती है, खाना मिलता है अच्छा, और पानी सब फ्रेश होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल सराउंडिंग एंड ग्रीनरी, काफ़ी नेचुरल सराउंडिंग होती है, आसपास हरियाली होती है, एंड होना चाहिए था ये। देयर इज़ पीसफुल एनवायरनमेंट, माहौल भी पुरसुकून होता है। आई लाइक द हार्ड वर्किंग एंड कोऑपरेटिव पीपल, और मुझे पसंद है वहाँ के जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले होते हैं। ओके, ये एडवांटेजेस हो गए। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इधर डिसएडवांटेजेस है, नुकसान क्या है, रफ रोड्स, रास्ते अच्छे नहीं होते, ब्लाइंड फेथ्स एंड ओल्ड ट्रेडिशंस, लोग अंधी तकलीद करते हैं, कुछ भी चीज़ों को मान लेते हैं। इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं ज़्यादा। एंड इरेगुलर पावर सप्लाई, और बिजली आती जाती रहती है। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, द डिसएडवांटेजेस आर एज अंडर, नुकसानात ये हैं। एज ऑफ रोड्स, अगर हम लोग रोड्स की बात करें, दे आर वेरी रफ, बहुत रफ रोड होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव इन ब्लाइंड फेथ्स एंड ओल्ड ट्रेडिशंस, ढेर सारे गांव में ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ पर यकीन कर लेते हैं। मतलब ब्लाइंड फेथ मतलब काली बिल्ली आपके सामने से गई तो आपके साथ बुरा होगा, ऐसी बातों पर भी गांव के लोग विश्वास कर लेते हैं। What I personally dislike is irregular power supply, एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है कि गांव में बिजली बार बार जाती रहती है। There is ignorance and illiteracy to a great extent, गांव में इग्नोरेंस है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेसी यानी पढ़े लिखे नहीं हैं। So I think a village is a combination of certain positive and certain negative points, तो मुझे लगता है गांव क्या होता है, गांव एक कॉम्बिनेशन है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। जिस तरह से पैराग्राफ राइटिंग में स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक वैसे ही एंड में थोड़ा सा कंक्लूज़न है। ओके, और ऊपर हेडिंग देना है आप लोगों ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए बी है एक्सपैंड द थीम, एक्सपैंड करो यानी खूब बड़ा करके लिखो। B1 या B2 करना है आप लोगों को, 5 मार्क्स के लिए है। तो B1 में न्यूज़ है, यहाँ पर न्यूज़ बनाना है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो हम लोग B1 को छोड़ देते हैं। हम लोग देखते हैं B2 क्या है। ये रहा B2 ठीक आप लोगों के सामने, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, बड़ा करते हैं। डेवलप अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन बिगिनिंग, एक कहानी बनाना है आपको, कहानी इसके आगे लिखना है आपको, बिगिनिंग दी हुई है, शुरुआत दी हुई है, इसको कंप्लीट करना है। सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, और एक अच्छा सा टाइटल कहानी को देना है। टाइटल सबसे पहले दे देना, क्यों? क्योंकि बाद में हम लोग उसे भूल जाते हैं। अगर आपके जहन में ये है कि स्टोरी किस टॉपिक पर बनाना है तो टाइटल पहले दे देना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अनिल अ पोलियो विक्टिम बॉय
एक अनिल नाम का लड़का है जिसको पोलियो हुआ है, एंड सुनील अ स्ट्रॉन्ग बट विजुअली चैलेंज्ड बॉय। और सुनील कैसा है, उसे दिखाई नहीं देता है। वर फ्रेंड्स, वो दोस्त थे। एक बंदा लंगड़ा है और दूसरे वाला अंधा है, तो दोस्ती पर से कुछ तो भी यहाँ पर होना चाहिए। हम लोग आंसर लिखते हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ऐसा हमने टाइटल दिया और कहानी को डेवलप किया हमने। स्टार्ट तो वही रखी हमने, अनिल अ पोलियो विक्टिम बॉय एंड सुनील अ स्ट्रॉन्ग बट विजुअली चैलेंज्ड बॉय वर फ्रेंड्स। तो अनिल और सुनील दोस्त थे। वन डे देयर वॉज अ सेमिनार इन द विलेज, तो गांव में किसी तरह का भाषण था, कोई सेमिनार था। Everyone was excited to go and to listen. हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो जाते हैं, चलो सुनते हैं। These two friends were also planning to attend the program. तो ये दोनों दोस्त अनिल और सुनील ये भी प्लानिंग कर रहे थे कि चलो चलते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं। These guys did not request anyone to take them there. तो इन्होंने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की है कि भाई हमको भी लेके चलो। They simply did not want to be a burden on anyone. वो नहीं चाहते थे कि वो किसी और पर बोझ बने। अनिल आस्क्ड सुनील टू accompany him. तो अनिल ने सुनील को कहा कि तुम मुझे साथ में लो, ऑन हिज शोल्डर्स, कंधे पर बिठाओ, टू द प्रोग्राम, और प्रोग्राम में लेकर चलो। सुनील हैप्पीली अग्रीड, और सुनील राज़ी हो गया। अनिल kept guiding as he could see, और अनिल रास्ता बताता रहा क्योंकि वो देख सकता था। एंड सुनील kept walking as he could walk, और सुनील चलता रहा क्योंकि वो चल सकता था। They reached their destination, वो अपनी मंजिल पर पहुँचे। and attended the program, और वहाँ पर प्रोग्राम अटेंड किया। Everyone who saw them praised them, हर किसी ने उनको देखा तो उनकी तारीफ़ की। True, सच है। Where there is a will there is a way, जहाँ चाह वहाँ राह। इस तरह से आप लोग स्टोरी लिख सकते हैं। लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसलेशन। यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करना होता है। ए है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, के नीचे कुछ वर्ड्स हैं, उन्हें ट्रांसलेट करो। एनी 4, कोई 4 वर्ड्स आप लोगों ने ट्रांसलेट करने हैं, जैसे कि बेगर, होप, नेचुरल, सेंचुरी, नॉटी और ऑथर। आंसर ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। बेगर अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो फ़कीर लिख सकते हैं उर्दू में, अगर हिंदी वगैरह मीडियम है तो भिखारी। होप उम्मीद यानी आशा, नेचुरल कुदरती यानी नैसर्गिक, सेंचुरी यानी सदी शताब्दी, नॉटी यानी शरारती नटखट, और ऑथर यानी मुसन्निफ लेखक। बी है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एनी 2, 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, कोई 2 को ट्रांसलेट करना है। हम लोग लिख सकते हैं, बड़ों की और असातिज़ा की इज़्ज़त करें, यानी बड़ों का और शिक्षकों का आदर करें। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। ओके, ये सेंटेंसेस कौन से हैं? ये वाले हैं। रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स, इट्स वेरी हॉट टुडे। हमारा तीसरा सेंटेंस था ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। हम उसका ऐसे जवाब लिख सकते हैं, दरख्त हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। और जो हमारा लास्ट सेंटेंस था, आई लाइक हॉरर मूवीज़, इसका लिखे हमने, मुझे डरावनी फिल्में पसंद हैं, या मुझे डरावनी फिल्में पसंद हैं। आगे देखते हैं हम लोग। सी है ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स और ईडियम्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एनी वन, किसी एक कहावत को अपनी मदर टंग में, मादरी ज़ुबान में और ट्रांसलेट करना है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, इसका लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ चाह वहाँ राह। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, इसका लिख सकते हैं हम लोग, जो समय पर काम आए वही सच्चा दोस्त, यानी जो ज़रूरत में काम आए वही सच्चा दोस्त। सो दैट्स इट। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे थे 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर, किस तरह से फुल्ली इसे सॉल्व करना है, पूरी तरह से 80 मार्क्स का इसे किस तरह से सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दूंगा। पहली बात तो ये है कि जब आपका एग्ज़ाम लिखना हो जाए तो एक मरतबा फुल क्वेश्चन पेपर आप लोग चेक कर लें कि सारे क्वेश्चन पेपर पेंसिल से टिक किए हुए हैं या नहीं है। ओके, इससे क्या होगा, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। इसके बाद आप लोगों ने आंसर शीट को भी चेक करना है। कभी कभार क्या होता है,
स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर पर टिक कर देते हैं, लेकिन वो आंसर शीट पर होता नहीं है, गड़बड़ में बस वो टिक कर देते हैं। तो आप लोगों को ये टैली कर लेना है। अगर आप लोगों ने सप्लीमेंट ली हैं, आई होप कि आप लोग एग्ज़ाम्स में सप्लीमेंट लें, अच्छा पेपर लिखें। तो सप्लीमेंट को बहुत अच्छी तरह से टाई अप करना है, बांधना है। कभी कभार क्या होता है, सप्लीमेंट खुल जाती है। ऐसा ना हो कि आपकी आंसर शीट हो और सप्लीमेंट किसी और के हिस्से में जाए। क्लियर? वीडियो हमारा आप उसे लाइक करें, कमेंट और शेयर करें, और अगर हो सके तो एटलीस्ट 2 बंदों के साथ, 2 स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अमेजिंग वीडियो के साथ, सेम चैनल पर JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू।